नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कोझिकोड में कहा और यूनाइटेड नेशन में सुषमा स्वराज ने कहा, जिक्र गरीबी से था, मसला आतंकवाद था, निशाने पर पाकिस्तान होना चाहिए। बहुत सारी बातों का जिक्र, लेकिन देश के भीतर इस दौर में लगातार इस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं कि लगता है जैसे युद्ध नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। इन हालातों के बीच हमें लगता है आज शुरुआत गरीबी से ही की जाए। गरीबी, जरा इस चेहरे को देखिए। गायत्री प्रजापति फिर से मंत्री बन गए। 2002 में ये गरीबी रेखा के नीचे थे, 2016 में ये अरबपति हो गए हैं। जी, जब मंत्री नहीं थे तब बीपीएल, मंत्री बने अरबपति स्थिति है। कैसे, कौन, किस तरीके से गरीबी से लड़ेगा, यह एक स्थिति है। और 2002 से 2016 के बीच इस देश में 5 करोड़ और लोग जुड़ गए जो बीपीएल परिवार में थे। कैसे लड़ा जाएगा? लेकिन आइए, मसला तो दरअसल उस शीश महल में झांकने का आ जाए, जिसको कि आतंक का शीश महल, जिसका जिक्र सुषमा स्वराज ने किया। लेकिन फिर हमें शीश महल का जिक्र करें उससे पहले हमें लगता है एक स्थिति और जरा समझ लीजिए। इस देश में लड़ता कौन है? जवान। शहीद कौन होता है? जवान। और शहीद जवान के माँ बाप चाहते हैं कि एक प्रतिमा का अनावरण हो जाए। जरा रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। शेखावटी के ढाणी के सपूत प्रकाश का चेहरा 2012 से ऐसे ही ढका है। वजह, शहीद प्रकाश के माता पिता चाहते हैं कि प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री करे, कोई बड़ा नेता करे, लेकिन सीएम के पास वक्त नहीं। मां अपने बेटे की प्रतिमा की रोज साफ सफाई करती है, लेकिन अब राजनेताओं का इंतजार सालने लगा है। कोई सुना हमारी गरीब आदमी हम तो बिल्कुल। ये देख लो, जूती टूट गई, माँ भागता भागता अब मैं परेशान हो चुकी। अब अंत में कोई भी ना होगा तो मैं खुद खोलांगा। देख लो, नहीं यही से हमारी आत्मा में। तो राजस्थान का वीर सपूत 13 मई 2012 को दंतेवाड़ा में शहीद हुआ था। 2 दिन बाद शव गांव पहुंचा तो अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़ पड़े। शोक उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जताया। मां बाप ने इच्छा जताई गांव में बेटे का स्मारक बने। सरकार ने कुछ भी नहीं किया तो माता पिता ने ही 11 लाख रुपए घर से जुटाए, जमीन खरीदी और प्रतिमा बनवा कर लगवा दी। लेकिन अनावरण आज तक नहीं हो पाया। जब गहलोत सीएम थे तो उन्हें वक्त नहीं मिला। अब वसुंधरा सीएम है तो पिता ने मुलाकात की तो भरोसा मिला, लेकिन तारीख नहीं मिली। एक वक्त केंद्रीय मंत्री रमेश चंद ने भी वक्त दिया, लेकिन आए नहीं। और तो और शहीद बेटे के पिता ने पूर्व फौजी और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ से भी मुलाकात की, लेकिन उद्घाटन की तारीख नहीं मिली। एमएलए साहब के पास भी गए, राठौड़ साहब के पास भी गए, सीएम तक भी साहब, मैंने ऑफिस में भी गया था, मगर ये मिले झूठा दांसा दे रहे हैं कि हाँ हम करेंगे साहब। ये 5 ही साल चल रही है, मतलब हाल तक कोई उद्घाटन का कोई नाम ही नहीं है और कोई कुछ नहीं। झूठा मादावली दे रहे हैं, हाँ करेंगे। दरअसल प्रकाश मीणा के साथ राजस्थान के 2 जवान और शहीद हुए थे, जिनकी प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया। इसीलिए पिता की इच्छा कि उनके बेटे के भी प्रतिमा लगे, अनावरण सीएम करे। लेकिन उन 2 शहीदों के गांव हाईवे पर थे, लेकिन प्रकाश के गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें टूटी पड़ी है। और टूटी सड़क पर कौन नेता चलना चाहता है? यानी शहीद की शहादत पर नेताओं का आराम और सुविधा भारी है। और उस पर तुर्रा ये तो सचिन पायलट जी तो अभी फ्री हैं और उनको जाना ही चाहिए। और सरकार में और भी काम होते हैं, पर सरकार का कोई न कोई प्रतिनिधि वहां निश्चित रूप से पहुंचा होगा। कहते हैं शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। हर बरस मेले की बात तो छोड़िए, 4 साल बीत गए हैं, 5वां साल शुरू हो गया है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को फुर्सत नहीं है कि शहीद की प्रतिमा से पर्दा हटा दें। शहादत क्या होती है, देशभक्ति क्या होता है, ये किसी शहीद के परिवार से जाकर पूछें, जिसकी जूतियां घिस गई नेताओं के पास अपने बेटे की प्रतिमा से पर्दा हटाने के लिए। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जमुआ रामगढ़, आज तक।
यकीनन माना तो यही जा रहा है कि दिल्ली से कोझीकोड चले जाइए, बहुत दूर है, लेकिन लाहौर बिल्कुल नजदीक है, वहां क्यों नहीं। ये सारे सवाल हैं, लेकिन जिक्र चलिए सुषमा का, इस शीश महल का, जिस शीश महल के भीतर आतंक पनपता है। लेकिन सुषमा ने जो भाषण दिया, यकीनन तीखा भाषण था, तलखी भरा भाषण था, प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की, लेकिन देश क्या सुनना चाहता था, एक हल्की सी कोशिश है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। देश यह भी जानना चाहता था कि इन आतंकवादियों को पनाह देने वाले कौन कौन हैं। आतंकवादियों का न तो कोई अपना बैंक है, ना हथियारों की फैक्ट्रियां, तो कहां से उन्हें धन मिलता है? कौन इन्हें हथियार देता है? कौन इन्हें सहारा देता है? कौन इन्हें संरक्षण देता है? ऐसे ही सवाल इसी मंच से। आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान को सीधे निशाने पर तो सुषमा स्वराज ने जरूर लिया, लेकिन आज मौका आतंकवाद कैसे पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है इसे सबूतों के साथ रखने का भी था, क्योंकि हथियार कैसे आतंकवादियों तक पहुंचते हैं, फंडिंग कैसे कौन करता है, इसे पुख्ता सबूत रखने का जरूर मौका था। क्योंकि 2000 से 500 करोड़ डॉलर हवाला के जरिए आतंकवादी संगठनों के पास हर बरस पहुंच जाता है, जिस पर रोक पाकिस्तान क्यों नहीं लगा पाता। और इन सब के बीच बीते 24 घंटे में ही पाकिस्तान स्टेट बैंक के 2000 बैंक अकाउंट पर रोक इसलिए लगा दी गई क्योंकि पहली बार पाकिस्तान को लगा आतंकवादियों के जरिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं और उनके जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं, इतने छोटे स्तर पर कार्रवाई का नहीं, सवाल तो उस फेरिस्त का है जिसमें हवाला और दूसरे माध्यमों के जरिए आतंक के लिए फंडिंग की जा रही है। मसलन हाजी खैरुल्लाह हाजी सत्तार मनी एक्सचेंज, रोशन मनी एक्सचेंज, जॉर्ज मेल कंपनी, राहत लिमिटेड, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, अल रशीद ट्रस्ट, अल रहमान ट्रस्ट, अजमन पाकिस्तान ट्रस्ट, पाकिस्तान रिलीफ फाउंडेशन, जी इस तरह के सैकड़ों ट्रस्ट पाकिस्तान में आतंक को पैसे के जरिए सींच रहे हैं। तो शायद अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में कैसे पैसा और हथियार आतंकवादी संगठनों को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बाकायदा सेना, सत्ता और आईएसआई के जरिए मिलता है, उसका खाका दुनिया के सामने लेकर आया जाए। हालांकि सुषमा स्वराज ने यह जिक्र तो जरूर किया कि यूनाइटेड नेशन ने जिन आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाई है वही पाकिस्तान में बंदूकें लहराते हैं। सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुषमा ने यह जिक्र नहीं किया कि भारत में हुए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के पास से जो हथियार भारत में मिले उस पर पाकिस्तान और चीन की मोहर क्यों लगी थी। तालिबान के खिलाफ युद्ध के हथियार कैसे आतंकवादियों के पास पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान के 11 में से 7 प्रोविंस से कैसे दुनिया के बाजार में अफीम पाकिस्तान के रास्ते से होकर ही जाता है और इन सब पर कब्जा और किसी का नहीं, आतंकवादी संगठनों का ही है। यानी सवाल ये नहीं कि बहादुर अली भारत के पास जिंदा आतंकवादी है, इससे पहले जिंदा फिदाइन कसाब भी भारत के पास ही था। लेकिन अब सवाल तो यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख करोड़ की सरकारी संपत्ति पर ही आतंकवादी दफ्तर चल रहे हैं। मुजफ्फराबाद से कराची तक 200 प्रतिष्ठान आतंकवादी संगठनों के कब्जे में है। सेना पुलिस का 15 से फीसदी बजट आतंक पर नकेल कसने के नाम पर आतंकवादियों के पास ही चला जाता है। और याद कीजिए तो मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की लाल मस्जिद में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान ने दुनिया को मैसेज यही दिया कि वो आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में 3000 मस्जिदें इस्लाम के नाम पर आतंक का ककहरा अगर पाकिस्तान में पढ़ा रही है और खुद वहां की सरकार ये कहकर मानती है कि ये कट्टरपंथ है, तो सवाल यही है, तो फिर आतंकवाद की लकीर खींच कौन रहा है। और सवाल यह भी है, क्या यूनाइटेड नेशन में भी इस तरह के सबूत रखने के बाद पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होता दिखाई देगा, या फिर अब दुनिया में भारत को पाकिस्तान के आतंक की स्टेट पॉलिसी का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखकर बताना होगा कि क्यों पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत है। शायद इसीलिए मसला यह नहीं कि जब सुषमा बोल रही थी कितनी बार तालियां बजी, मुश्किल यह है कि यूनाइटेड नेशन की आतंकवाद को लेकर क्या वाकई कोई पॉलिसी है। चीन वीटो लगाएगा तो क्या वाकई
तमाम देश खड़े होंगे, कहेंगे कि नहीं, आतंकवाद के पक्ष में आप क्यों खड़े हैं। बहुत तेरे सवाल है और इन सवालों के बीच नया सवाल यही, जो खून बहाते हैं उन्हें पानी क्यों दिया जाए। सिंधु जल समझौता, आइए पहले समझ लीजिए यह है क्या। सिंधु नदी का यह इलाका तकरीबन 11,20,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका 86% हिस्सा भारत और पाकिस्तान में ही बटा हुआ है। पाकिस्तान में 47% और भारत में 39% हिस्सा, और सिंधु नदी का 8% हिस्सा चीन में, तो 6% हिस्सा अफगानिस्तान में भी आता है। और इस क्षेत्र के आसपास तकरीबन 30 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन 1947 में भारत विभाजन पर मुहर लगते ही पंजाब और सिंध प्रांत में पानी को लेकर संघर्ष की शुरुआत भी हुई थी। और 1947 में ही भारत पाकिस्तान के इंजीनियरों की मुलाकात ने विभाजन से पहले के हालात 21 मार्च 1948 तक बरकरार रखने पर सहमति भी बनाई थी। यानी तय हुआ था देश बटे लेकिन पानी नहीं बटेगा। और 31 मार्च 1948 तक पानी की धारा किसी ने रोकी नहीं। लेकिन 1 अप्रैल 1948 को जैसे ही समझौते की तारीख खत्म हुई और पाकिस्तान ने कश्मीर में दखल देना शुरू किया, तब पहली बार भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान के पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन सूखे की चपेट में आ गई। यानी आज जो सवाल कश्मीर में पाकिस्तानी दखल को लेकर है, भारत के सामने वैसा ही सवाल 1948 में भी आया था। हालांकि 1948 से लेकर 1960 तक सिंधु नदी को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ और उस दौर में पानी रोका भी नहीं गया। लेकिन 1951 में नेहरू के कहने पर टेंसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल ने पूरे इलाके का अध्ययन कर जब रिपोर्ट बनाई, तो वर्ल्ड बैंक ने भी इस रिपोर्ट का अध्ययन किया और 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। समझौता हुआ तो सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांट दिया गया। सतलज, व्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी मानते हुए भारत को इस्तेमाल का हक मिला और झेलम, चिनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी मानते हुए पाकिस्तान को इस्तेमाल का हक मिला। लेकिन नदियों में एक दूसरे देश के लिए बिजली बनाने, खेती के लिए पानी के उपयोग के लिए आपसी सहमति के आधार पर पानी देने की भी व्यवस्था हुई। और कोई उलझन अगर आ जाए तो इसके लिए सिंधु आयोग बना, जिसमें भारत और पाकिस्तान के कमिश्नर नियुक्त भी हुए, जो अब भी हैं। दोनों देशों की सरकारों को विवाद सुलझाने का हक भी दिया गया और जब कहीं मामला ना समझे तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का रास्ता भी सुझाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह कश्मीर में आतंक को हवा दी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तहत रखा, उसने सिंधु समझौते के 56 बरस के इतिहास में पहली बार भारत के लिए यह सवाल पैदा कर दिया है कि सीमा पर खून बहे और खून बहाने वालों को भारत पानी दे, इसे रोका क्यों नहीं जा सकता। तो आज पीएम की बुलाई बैठक में 1948 वाले हालात के तर्ज पर पानी बंद करने की स्थिति पर भी चर्चा हुई। लेकिन ये कैसे और कब तक संभव है, नजरें अब सभी की इसी पर होगी। और पहले दौर में फैसला यही कि 6 महीने में जो मुलाकात कमिश्नरों की होती है दोनों देशों के, वो नहीं मुलाकात करेंगे। लेकिन आगे की स्थिति, मसला सिर्फ ये है कि अगर ये हालात युद्ध की दिशा में भी ले जाएं तो होगा क्या, चीन क्या करेगा, चीन फैक्टर क्या है, रिपोर्ट देखें। इधर सिंधु नदी, उधर ब्रह्मपुत्र नदी, इधर पाकिस्तान, उधर चीन। तो सवाल यह भी है कि क्या पानी को लेकर संघर्ष के हालात पैदा हुए तो चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन अरसे से तिब्बत में बांध बनाकर ब्रह्मपुत्र के पानी को पीली नदी में डालने की योजना बनाने में लगा है। चीन की बांध बनाने की योजना अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर ग्रेट बैंड पर है। यानी सामरिक तौर पर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ खड़ा चीन भारत के सामने कौन सी मुश्किल खड़ा कर सकता है, उसकी काट होगी क्या, रास्ता उसका भी निकालना होगा। क्योंकि याद कीजिए 14 बरस पहले कालूचक में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला तो चीन उसके पीछे खड़ा हो गया। और सच यह भी है कि पाकिस्तान की पूरी सामरिक ताकत ही चीन केंद्रित है, क्योंकि पाकिस्तान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट कहूटा, कुशाब और चश्मा चीन के सहयोग से बने हैं।
गजनवी, हत्व, शहीन जैसी तमाम मिसाइलें चीन की ही M9 और M11 मिसाइल। दरअसल 1962 के युद्ध के बाद से चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपना स्वाभाविक दोस्त माना, रणनीति के तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी, और आर्थिक निवेश जमकर किया। और 1990 के आखिरी बरस में तो चीन और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में दो देश एक नीति के हिसाब से खुलकर सामने भी आ गए। इसीलिए चीन फैक्टर भारत के लिए अब अहम हो चला है, क्योंकि ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता पाकिस्तान नहीं चाहता था, तो चीन ने अड़ंगा लगाकर सदस्यता नहीं मिलने दी। दक्षिण चीन सागर पर भारत के रुख से चीन नाराज है। बलूचिस्तान का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो चीन खफा है, क्योंकि चीन का आर्थिक कॉरिडोर शिनजियांग प्रांत को रेल, सड़क और पाइपलाइन के जरिए बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट से जोड़ता है, जिस पर चीन $46 अरब से ज्यादा खर्च कर रहा है। और इन सब के बीच याद कीजिए, आतंक के सवाल पर भी चीन ने ही पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन में ही आतंकवादी नहीं माना और वीटो जारी कर दिया। और अब जब भारत सिंधु पानी समझौता तोड़ने का जिक्र कर रहा है, तो चीन का मीडिया भारत को चिता रहा है। यानी हालात सिर्फ सिंधु नदी के क्षेत्र तक सिमटेंगे, बल्कि तिब्बत और ब्रह्मपुत्र भी इसकी जद में आएगा ही। और ब्रह्मपुत्र कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए भी जीवनदायिनी है। यानी भारत पाकिस्तान टकराव की जद में चीन सक्रिय होता है, तो फिर युद्ध की स्थिति समूचे एशिया को अपने जद में लेगी। इनकार इससे किया नहीं जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि पानी को लेकर पहली बार दो देश आमने सामने आकर खड़े होंगे और भारत पानी को रोकेगा। आइए दुनिया के मानचित्र के जरिए जरा समझ लें कि दरअसल दुनिया में कहां-कहां, कौन-कौन से देश कैसे-कैसे पानी को लेकर टकराए। और दुनिया के मानचित्र पर अगर पानी को लेकर कई देशों के बीच पहले संघर्ष, फिर समझौते और उसके बाद तलखी और तानातानी के हालात को परखें, तो नील नदी को लेकर मिस्र, इथोपिया, सूडान का झगड़ा हर किसी को याद आ सकता है। जॉर्डन नदी पर इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और फिलिस्तीन का झगड़ा। इसी तरह अराल सी को लेकर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के बीच सैनिक संघर्ष के हालात। और याद कीजिए तो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत और चीन के बीच तलखी भी किसी से छुपी नहीं है। यानी पानी एक ऐसे हथियार के तौर पर किसी भी देश के लिए सहायक हो सकता है, जब उसे अपने दुश्मन देश पर दबाव बनाना हो, या फिर दुश्मन देश की सत्ता के खिलाफ उसके अपने देश में राष्ट्रीय भावना को उसी के खिलाफ करना हो। और असर इसी का है कि पानी का संघर्ष चाहे गाजा पट्टी में दिखाई दे या फिर मिस्र, सूडान और इथोपिया के बीच, आखिर में दुनिया के दबाव में रास्ता पानी समझौते को लेकर ही निकाला गया। और पानी को लेकर बीते 50 बरस में 150 संधियां हुई, 37 संधियों में हिंसा भी हुई।